हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, हाइपरबोला का एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, और P एक पॉइंट है। ठीक है, इज अ पॉइंट फ्रॉम विच परपेंडिकुलर टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू द हाइपरबोला। तो ये हाइपरबोला के लिए अगर हम किसी पॉइंट से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर पाए तो क्या होगा वहां पे, उस केस में वो एक्चुअली में डायरेक्टर सर्कल होगा, है ना। तो यानी ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे लाई कर रहा है, डायरेक्टर सर्कल पे लाई कर रहा है। तो इस पैरा हाइपरबोला के लिए डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और इस डायरेक्टर सर्कल पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो रूट 2 और रूट 2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, ये एक्चुअली में √5 है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये √5 है, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। दूसरी चीज उसने बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन दी फोकी इज 10, है ना। तो फोकस क्या होता है, ट्वाइस ए ई, याद होगा आपको, है ना। तो अगर हम फोकस के बीच का डिस्टेंस देखेंगे तो फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ट्वाइस ए ई, है ना। तो ट्वाइस ए ई की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है। तो यहाँ से ए ई की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 5 के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। तो हमसे पूछ रहा है एसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी होगी। तो हाइपरबोला के लिए एसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है, ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, है ना। और यहाँ से यहाँ से अगर आप देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हम कितने लिख पाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए ई का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, अब इस तीन इक्वेशन को यूज करके हमें ए बी और ई निकालना है। ठीक है, तो हमें एक्चुअली में एसेंट्रिसिटी की वैल्यू ही निकालनी है। तो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस हमें ए की वैल्यू चाहिए होगी। तो इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप ऐड कर दोगे, है ना, तो इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो यहाँ से आपको ए स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16, है ना। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, 25 प्लस 70 कितना हो जाएगा, 32, और ये ट्वाइस हो जाएगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई। ठीक है, तो अब देखो ई स्क्वायर की हम वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 25/4, है ना, सॉरी 25/16, है ना। तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई की वैल्यू आ जाएगी 5/4। तो यही हमारी एसेंट्रिसिटी है। और हाइपरबोला के केस में एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है ना। तो यहाँ से आप इस चीज़ को, ये हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, बी ऑप्शन आप यहाँ से मार्क कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, P इज अ पॉइंट इनसाइड अ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये ABC एक ट्रायंगल है और इसके अंदर में P कहीं पे एक पॉइंट लाई कर रहा है। ठीक है, तो लेट्स से कि कहीं पे एक पॉइंट P यहाँ पे ले लिया। अब ये क्या बोल रहा है, 3 स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू AB BC एंड CA। ठीक है, तो अगर मैं BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ तो ये ऐसा कुछ लाइन जाएगा। ठीक है, AC के पैरेलल अगर ड्रॉ करूँगा तो ऐसा कुछ लाइन जाएगा। तीनों को हमें इसी के साथ मर्ज करा के मूव कराना है। ठीक है, और इसके लिए करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये पॉइंट का लोकेशन क्या हो गया, P। और इसने क्या किया, 6 रीजन में डिवाइड किया। ये देखो 6 रीजन हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब इसका नेमिंग कर देते हैं, है ना। तो इस पॉइंट को ले लेते हैं DE, ABCDE। ठीक है, इस पॉइंट को SR, और इसको T और U ले लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म इज, इस टाइप से जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है उसका एरिया हमें दिया हुआ है
9, 16 एंड 25। ठीक है, तो इसका 9 ले लेते हैं, इसका 16 ले लेते हैं, इसका 25 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसने बोला है कि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है। तो क्योंकि देखो, अगर आप, क्योंकि ये साइड जो है वो पैरेलल साइड है, तो यहाँ पे आप ट्रायंगल्स को अगर ध्यान दोगे तो ट्रायंगल्स एबीसी, ठीक है, ट्रायंगल्स पी डी ई, ट्रायंगल पी, ट्रायंगल टी, ठीक है, ट्रायंगल टी यू पी एंड ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एस पी आर। ये सारे ट्रायंगल क्या है, ये ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, सब क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। और सिमिलर ट्रायंगल की हमें प्रॉपर्टी पता होती है कि क्या होता है, रेशियो ऑफ एरिया किसके इक्वल होता है, रेशियो ऑफ साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो यही वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब क्योंकि सारा ट्रायंगल हमारे पास हमें क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए एबीसी का। ठीक है, तो देखो अगर मैं इस वाले लेंथ को, ये जो पीटी लेंथ है, इस पीटी लेंथ को अगर मैं अल्फा मान लेता हूँ, तो ये साइड लेंथ इसके इक्वल होगा क्योंकि पैरेलल है ना, तो ये पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है, तो ये इसके इक्वल है, तो ये अल्फा होगा, तो ये वाला लेंथ भी कितना हो जाएगा, अल्फा ही हो जाएगा। ठीक है, अब इस लेंथ की बात करें, हमें एक्चुअली में साइड लेंथ चाहिए एसी का, किसी भी एक साइड का आपको लेंथ चाहिए, तो हम एसी का साइड लेंथ निकालने का ट्राई कर रहे हैं। तो ये पीटी का लेंथ अल्फा एज्यूम कर लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एज्यूम पीटी इक्वल टू अल्फा। तो पीटी किसके इक्वल है, ए एस के इक्वल है, तो ये ए एस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल ट्रायंगल एस पी आर एंड ट्रायंगल टी यू पी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो दोनों के साइड का लेंथ का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एरिया के स्क्वायर के, है ना। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एस आर बाई पी टी इक्वल टू कितना होगा, 16/25, और इसका ये स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो एस आर बाई पी टी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 4/5 के इक्वल, है ना। और पी टी हमने अल्फा एज्यूम कर रखा है, तो एस आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ से ए एस हमारा अल्फा है, एस आर की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 4/5 अल्फा। ठीक है, अब इस दो ट्रायंगल में आते हैं, ये पी डी ई में। ठीक है, तो दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ट्रायंगल पी डी ई एंड ट्रायंगल फिर से टी यू पी, ये दोनों ट्रायंगल भी क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो यहाँ पे भी हम साइड का रेशियो का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं पी ई ले रहा हूँ, पी ई बाई पी टी का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, 9/25 हो जाएगा। क्या होगा, 9/25। यहाँ से पी ई बाई पी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5। तो यहाँ से देखो पी ई की वैल्यू भी हम कितनी लिख पाएंगे, 3/5 अल्फा। तो अब देखो हमारा पूरा ए सी लेंथ मिल गया, तो ए सी लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस ए एस प्लस एस आर प्लस पी ई। क्यों, यहाँ पे देखो, क्योंकि ये वाला लेंथ तो हमने एस आर लेंथ हमने निकाल लिया है ना। अब ये लेंथ एक्चुअली में किसके इक्वल होगा, पीई लेंथ के इक्वल होगा, है कि नहीं। तो ये पी लेंथ और ये दोनों लेंथ इक्वल है, क्योंकि ये भी एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है ना। तो टोटल एरिया, हम टोटल साइड लेंथ हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस 4 अल्फा/5 प्लस 3 अल्फा/5। तो ये कितना दे देगा हमें, कितना आ जाएगा ये, 7 + 5 12 अल्फा/5, है ना। तो ये हमारे पास साइड लेंथ आ गया। अब आ जाते हैं ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी डी ई में। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए सी बाई पी ई का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल
PDE है कि नहीं, और AC बाई PE की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो AC बाई PE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AC हमें पता है तो ये कितना हो जाएगा 12 अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 का होल स्क्वायर, और PE कितना है, PE हमारा 3 बाई, है ना, यहाँ पे देखो PE हमने निकाला है 3 बाई 5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 बाई 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 16, तो 16 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल PDE, और PDE कितना है 9 है, तो ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 9 144, है ना। तो कौन सा एरिया हमारा हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 144, आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इफ लाइन दिस, दो लाइन है हमारे पास और वो दोनों लाइन बोल रहा है को प्लेनर है। ठीक है, तो को प्लेनरिटी का कंडीशन आपको याद है, दो लाइन अगर को प्लेनर होता है तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों पॉइंट से ज्वाइन होने वाला एक वेक्टर ले लेंगे और दोनों लाइन के अलोंग जो वेक्टर दिया हुआ वो ले लेंगे, और तीनों का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसका डिटर्मिनेंट बनाओगे तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो साइड लेंथ देखो कितनी आ रही है, इसका पॉइंट कितना है, ये 1 कॉमा लेमडा, है ना, 1 कॉमा लेमडा कॉमा 3। ठीक है, और वेक्टर कितना है 3 कॉमा 1 कॉमा 2। ठीक है, आई जे के टर्म्स में, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3 1 2, और ये 1 2 3। ठीक है, तो देखो तीनों वेक्टर को आप यहाँ से लिखते जाओ, पहला वाला वेक्टर कितना हो जाएगा 2, फिर यहाँ से करोगे तो लेमडा -1, है कि नहीं, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये इसमें से इसको माइनस किया 2, और ऊपर में से इसको माइनस कर दो तो ये -2 दे देगा, यहाँ से लेमडा -1, और यहाँ से 1 मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा वेक्टर ले लोगे 3 1 2, और ये 1 2 3, ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0 के इक्वल होनी चाहिए, है ना। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली, आप ओपन कर दो क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट नंबर नहीं है। कितना हो जाएगा 3 -4 माइनस टाइम्स लेमडा माइनस वन इंटू 9 -2 प्लस 1 इंटू 6 -1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से सॉल्व करोगे तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, लेमडा की वैल्यू 2 आ गई तो हमारे पास लाइन का इक्वेशन मिल गया। तो L1 क्या है हमारा, L1 है x -1/3 इक्वल टू y -2/1 इक्वल टू z -3/2। ठीक है, और L2 क्या हो जाएगा x -3/1 इक्वल टू y -1/2 इक्वल टू z -2/3। इसको अगर मैं लेमडा के, इसको अगर मैं के इक्वल मान लूँ और इसको म्यू के इक्वल मान लूँ, अगर दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो दोनों का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 3k+1 कॉमा k+2 कॉमा ट्वाइस k+3, है ना, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए μ+3 2 μ+1 और 3 μ+2। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो 3k+1 किसके इक्वल हो जाएगा μ+3k, और दूसरा k+2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 μ+1, यहाँ से k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 μ-1, यहाँ से देखो थ्राइस k की वैल्यू कितनी हो जाएगी μ+2, k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो 6 μ-3 इक्वल टू μ+2, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, है ना, और म्यू की वैल्यू 1 आ गई तो k की वैल्यू कहीं पे भी पुट करके आप निकाल सकते हो, तो k की वैल्यू भी आपके पास 1 आ जाएगी। यानी पॉइंट का लोकेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, किसी भी एक में k या म्यू की वैल्यू पुट कर दो आपका पॉइंट आ जाएगा। तो पॉइंट कितना आ जाएगा k इक्वल टू 1 पुट कर दिया तो 4,3,5। ठीक है, तो यही वो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल गया और हमें एक प्लेन की इक्वेशन लिखनी है जो कि ओरिजिन से क्या हो मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो। ठीक है, तो ये अगर हमारा ओरिजिन है
और एक पॉइंट यहाँ पे जो इससे पास कर रहा है ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस पर, मतलब क्या होना चाहिए कि वो जो पॉइंट होगा 4,3,5 ये इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर से पास कर रहा होगा, है ना। तो ये इस टाइप का कुछ प्लेन बन रहा होगा, इसी प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तो नॉर्मल वेक्टर हम इजिली निकाल सकते हैं। नॉर्मल वेक्टर कितना हो जाएगा 4i+3j+5k, ठीक है। और ओरिजिन हमें दिया हुआ है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं r.n कैप, ठीक है। r.n कैप इक्वल टू कितना हो जाएगा d। d क्या है हमारा ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं r.n वेक्टर इक्वल टू d इंटू n मॉड ऑफ n, है ना। n कैप को मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है। और देखो d कितना है, d मतलब क्या हो गया ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस d है। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो ये कितना दे देगा √40। और n का मॉड भी, n का मॉड भी कितना है, n का मॉड भी √50 ही है ना। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, r की जगह पे xi+yj+n के पुट कर दो तो ये कितना देगा 4x+3y+5z इक्वल टू √50 इंटू √50 50 दे देगा, है ना। तो ये हमारा प्लेन का इक्वेशन आ गया। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे मैच कर जाएगा इजिली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ABC एक ABC वेक्टर है जिसका सम 0 है, ठीक है। ABC अगर वेक्टर है इसका मतलब क्या हो गया कि ये तीनों मिलके क्या फॉर्म कर रहा होगा ट्रायंगल फॉर्म कर रहा होगा, है कि नहीं। ये इस टाइप का ट्रायंगल फॉर्म कर रहा होगा। अगर मैं इसको ए वेक्टर मान लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं बी वेक्टर मान लेता हूँ और इसको मैं सी वेक्टर मान लेता हूँ, ठीक है। डायरेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये साइक्लिक डायरेक्शन में होना चाहिए तभी सम 0 होता है ना। तो ये सम 0 है। अब ए से बी के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है, एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना है π/3 है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, अगर इसको आप एक्सटेंड करोगे तो ये वाला एंगल कितना है हमारा π/3 है, ठीक है। फिगर आप सही से ड्रॉ कर लेना, फिगर इस तरीके का नहीं होगा, लेकिन ये चीज सेटिस्फाई करेगी। वैसे ही बी और सी के बीच का एंगल कितना है π/18। तो कौन सा एंगल हमें दिया हुआ है, ये वाला एंगल हमें π/18 दिया हुआ है, ठीक है। इसको अगर आप थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है ए और सी के बीच में। ए और सी को एक्सटेंड करोगे तो ये वाला एंगल इक्वल होगा, तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए थीटा ही होना चाहिए, ठीक है। और π/3 की वैल्यू हम कितनी बोल सकते हैं π/3 इक्वल टू थीटा प्लस π/18। एक्सटीरियर एंगल का सम दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो थीटा कितना हो जाएगा π/3 माइनस π/18, तो ये कितना दे देगा 5π/18, है ना। कितना आ जाएगा 5π/18। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वेक्टर कुछ भी यूज नहीं किया, बस ज्योमेट्री के बेसिस पे हमने फिगर ड्रॉ करके एंगल कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस सेट दिस इंटरसेक्शन दिस कंटेन्स ओनली वन पॉइंट, ठीक है। तो पहले वाले सेट में अगर देखोगे तो कौन सा पॉइंट है, कौन सा कर्व है, ये एक सर्कल का इक्वेशन है लेस देन इक्वल टू 0, यानी ये कौन सा सर्कल है, ये इस टाइप का सर्कल है, ठीक है। सेंटर ओरिजिन पे नहीं है और ये इसके बीच वाला पार्ट का बात बोल रहा है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है 4x+3y लेस देन इक्वल टू लैम्डा, है ना। तो माइनस लैम्डा लेस देन इक्वल टू 0। और इन दोनों का अगर एक ही पॉइंट इंटरसेक्शन, इसका मतलब अगर ये इक्वल टू 0 होता, ठीक है, और ये भी इक्वल टू 0 होता, मतलब सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हुए जाएगा, है ना। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अंदर होगा तो एक से ज्यादा सोल्यूशन मिल जाएगा। इसका मतलब ये जो लाइन है और ये जो सर्कल है, ये लाइन इस सर्कल का क्या है टेंजेंट है, और सर्कल का टेंजेंट है तो इसका रेडियस सेंटर कितना हो जाएगा सर्कल का 3, -2, है कि नहीं। सेंटर कितना हो जाएगा 3, -2, और रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस आप निकाल सकते हो 3² + 2² + 12, है ना। तो ये कितना दे देगा 5 दे देगा। तो इसका रेडियस कितना है 5, यानी इस लाइन का सेंटर से डिस्टेंस कितना होना चाहिए
5 होना चाहिए। तो बस हम वही वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो लाइन से डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -2 माइनस लेमडा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 5 के इक्वल होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे हम मॉड यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना दे देगा ऊपर में, 12 -6 माइनस लेमडा डिवाइडेड बाई ये 5 आ जाएगा, और ये इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 माइनस लेमडा, 6 माइनस लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25, ठीक है। तो यहाँ से लेमडा की कौन सी वैल्यू आ जाएगी, तो देखो 6 माइनस लेमडा इक्वल टू 25 और 6 माइनस लेमडा इक्वल टू -25। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 31, और यहाँ से लेमडा की वैल्यू -19, ठीक है। तो लेमडा की ये दो वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं। अब लेमडा की ये दोनों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू लेंगे, क्योंकि देखो ऑप्शन में आपका दोनों ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। ये 31 भी ऑप्शन में है और -19 भी ऑप्शन में, ए और डी ऑप्शन दोनों मैच कर रहा है। तो अब हम कौन सा चेक करेंगे, हमें चेक करना है कि ये जो पॉइंट है सेंटर का पॉइंट, सेंटर का पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, किसको, इस वाले चीज को, ठीक है। तो सेंटर का पॉइंट कितना है, 3, तो 12, और ये -6, तो ये टोटल कितना दे देगा, 6 दे देगा, है ना। तो 6 माइनस लेमडा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, है ना। 6 माइनस लेमडा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और साथ ही साथ ये इसको भी यहाँ पे सेटिस्फाई करना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ से आप देखोगे कि ये इसको सेंटर को सेटिस्फाई करेगा। तो लेमडा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 से यहाँ से आ गया 3, -2, है ना। तो ये इनइक्वालिटी जो है, यानी ये जो लाइन है, इस लाइन सर्कल जो है वो कंप्लीटली इसके इस तरफ लाई करनी चाहिए, ठीक है। कंप्लीटली ये इस तरफ लाई करनी चाहिए। तो कोई सा भी एक पॉइंट अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें, इस सर्कल में पुट करें, तो हमें क्या मिलना चाहिए, इसको ये सेटिस्फाई करनी चाहिए, है कि नहीं। ये इसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना होगा, तो इसका जो सेंटर होगा कितना है, 3, -2 है, ठीक है। और लेमडा की वैल्यू हमारे पास दो वैल्यू आ रही है, एक 31 और एक -19, ठीक है। और दोनों के इंटरसेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर चेक करोगे तो आपका कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ये डी वाला ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा, ठीक है। तो आप ये वाली प्रॉपर्टी चेक करना, लेमडा की वैल्यू रख के इसमें चेक करके देखना कि कौन से पॉइंट पे लेमडा की किस वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। लेमडा की कौन से वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, आपका ये डी ऑप्शन मैच कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप चेक करना होगा आपको कि कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि एक से ज्यादा पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ही बोल रहा है ना। तो अगर आप ये 31 ले लोगे तो 31 में एक से ज्यादा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। तो कौन सी वैल्यू हो जाएगी, सिर्फ -19 हो जाएगी, ठीक है। तो आप चेक करना एक बार। नेक्स्ट पे आते हैं, 3 स्टेटमेंट है, पी सुयस विल कम टुडे इवनिंग, शालिनी विल बी एट होम एंड दे विल गो टू दी पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेटमेंट है और ये इसका इक्विवेलेंस स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो यहाँ पे पहली चीज क्या है, नॉट ऑफ क्यू एंड नॉट ऑफ आर इम्प्लाइज पी, ठीक है। और P इम्प्लाइज Q का हमें इक्विवेलेंट रिलेशन पता होता है, क्या होता है, नॉट P और Q। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, नॉट ऑफ नॉट Q एंड नॉट R और Q, है ना। यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लगाओगे तो ये क्या देगा, Q और R और Q, है ना। तो ये इसका इक्विवेलेंट रिलेशन है। इसका मतलब Q स्टेटमेंट और स्टेटमेंट यानी तीनों और से ज्वाइन होना चाहिए, ठीक है। तो देख लो कौन सा तीनों और से ज्वाइन है, सी वाला स्टेटमेंट तीनों और से ज्वाइन है, ठीक है। तो डायरेक्टली आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो ये आप ये चीज देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि
रिलेशन R1 और R2 हमें दिया हुआ है और जो कि सेट A से B में डिफाइन है। ठीक है, तो R1 भी किससे डिफाइन है, सेट A से B में, और R2 भी हमारा किस में डिफाइन है, A से B में ही डिफाइन है। ठीक है, और R1 हमें दिया हुआ है 1,2 3,4 एंड 5,6। ठीक है, वैसे ही हमें R2 दिया हुआ है 2,1 4,3 एंड 6,5। ठीक है, तो हमें पता है कि पहला एलिमेंट किसको बिलोंग करता है, फर्स्ट सेट को, और सेकंड वाला एलिमेंट सेट बी को। तो सेट ए के एलिमेंट की अगर हम बात करें तो सेट ए में कौन सा एलिमेंट होगा, सेट ए में एलिमेंट होगा हमारा 1,3,5 पहले वाले से, और यहाँ पे 2,4,6। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो 1,2,3,4,5,6 ये सब कुछ आ जाएगा। और दूसरा बी सेट की बात करें तो उसमें भी आप चेक करोगे तो यही सारे एलिमेंट यहाँ पे भी आ रहे हैं। लेकिन एक चीज हमें ध्यान देनी है कि सेट ए और सेट बी हमें डिफाइन करके नहीं दिया। ठीक है, हमने इस रिलेशन के बेसिस पे निकाला है। ठीक है, और हमें पता है कि कोई भी रिलेशन जो होता है वो किसका सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ठीक है, तो ये एक सबसेट है हमारे पास। ठीक है, एक्चुअल सेट हमारे पास नहीं है, यानी लेकिन हम ये चीज बोल सकते हैं कि ए सेट में मिनिमम एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या होगा, 6। लेकिन ये कौन सा, क्या एग्जैक्ट 6 है, नहीं, मिनिमम 6 हो सकता है, 6 से ज्यादा भी हो सकता है। सिमिलरली मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना होगा, वो भी 6 होगा। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, तो मिनिमम 6 है, 6 से ज्यादा भी होनी चाहिए, हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन चेक करते हैं कि जिसका प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा जो 6 से ज्यादा हो वो हम आंसर कर देंगे। तो देखो 35 का प्रोडक्ट क्या होगा, 7 × 5। ठीक है, तो क्या 7 हो सकता है, लेकिन 5 नहीं हो पाएगा, क्योंकि 5 होगा तो किसी एक का एलिमेंट 6 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन मेरा गलत है। 53 का तो कोई फैक्टर ही नहीं बनेगा, है ना। 91 का अगर देखोगे तो 91 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 13 × 7। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। और 55 का देखोगे तो 11 × 5, तो ये वाला ऑप्शन भी मैच नहीं करेगा। तो कौन सा ऑप्शन आप मार्क कर सकते हो, ये आप सी ऑप्शन मार्क कर सकते हो, क्योंकि ये मिनिमम की बात कर रहा है। ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इस 4 ऑप्शन में ये सी एक ऑप्शन मैच कर रहा है जो कि पॉसिबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लेट x इक्वल टू हाफ एंड x इक्वल टू 1 आर दी एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन के लिए एफ एक्स हमारा a ln x प्लस बी एक्स ऑफ मॉड x प्लस 2 टाइम्स कॉस ऑफ मॉड पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है, क्योंकि मॉड की देखो यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉड जो अपना साइन कहाँ पे चेंज कर रहा है, मॉड अपना साइन 0 पे चेंज कर रहा है, और जो दोनों पॉइंट हमें दिए हुए वो दोनों पॉइंट कहाँ पे है, 0 से ज्यादा है, तो मॉड की कोई जरूरत नहीं है। एक्सट्रीम पॉइंट की बात कर रहा है, मतलब डेरिवेटिव उस पॉइंट पे कितना होगा, 0 होगा। तो पहले डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये a बाई एक्स प्लस 2 टाइम्स बी एक्स प्लस 2 पाई साइन ऑफ पाई एक्स होगा डिवाइडेड बाई पाई, और एक माइनस साइन कॉस के कारण आ जाएगा। तो यहां से ये दोनों भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो एफ डैश की वैल्यू कितनी आ गई, एफ डैश की वैल्यू ए बाई एक्स प्लस ट्वाइस बी एक्स माइनस 2 टाइम्स साइन पाई एक्स। ठीक है, और एफ ए एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा दिया हुआ है, x इक्वल टू हाफ एंड x इक्वल टू 1, यानी इस दोनों पॉइंट पे f डैश की वैल्यू कितनी होगी, 0। f डैश 1 कितना होगा, 0, और f डैश हाफ कितना होगा, 0। f डैश 1 पुट करो इस वाले पार्ट में, f डैश 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस ट्वाइस बी, और ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो a प्लस ट्वाइस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी ये 1 पे, है ना, 1 पे कितना जाएगा, हाँ ये सही है। और एफ डैश हाफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ए प्लस हाफ हाफ से कैंसिल हो जाएगा बी, और यहाँ पे कितना दे देगा, साइन पाई बाई 2 बन जाएगा, तो -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ गई, ट्वाइस ए प्लस बी इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन फॉर्म हो गए।
2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल आराम से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ऊपर वाले में किसी में 2 से मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व कर लो, है ना, तो दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करके इजीली निकाल सकते हो। यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाती है, -2/3 और a की वैल्यू 4/3। ठीक है, आप चेक कर लेना, ये 2 वैल्यू आ रही है। और हमसे पूछा क्या ऑप्शन में, ये ऑप्शन है a माइनस बी, a प्लस बी, a बाई बी, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन तो गलत है। दोनों का रेशियो आप देखोगे नेगेटिव में आएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो a माइनस बी आप चेक करो, a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a माइनस बी की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा, लेट द पॉपुलेशन ऑफ एंड सर्वाइविंग एट अ टाइम t इज गवर्न बाय दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dp बाई dt माइनस पी इक्वल टू -100। ठीक है, और ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और लीनियर डिफरेंशियल कैसे है, p की जगह पर आप y पुट कर दोगे तो आपको ये दिख जाएगा कि ये लीनियर है। और इसको लीनियर कैसे सोल्व करते हैं, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, e टू द पावर -1 dx, है ना, dx नहीं dt बोलेंगे क्योंकि t का फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस t, है ना। और अब हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं, तो सॉल्यूशन क्या होगा, p इंटू ई टू द पावर -t इक्वल टू -100 e टू द पावर -t dt, और ये इंटीग्रेशन, है ना। और p की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, p इंटू ई टू द पावर -t इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये 100 e टू द पावर -t दे देगा, है ना, और एक कांस्टेंट c ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, p का फंक्शन आ गया। और p किसका फंक्शन है, एक्चुअली में t का फंक्शन है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, p ऑफ t टू द पावर -t इक्वल टू 100 e टू द पावर -t प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया। और इसने क्या बोला है, p ऑफ 0 की वैल्यू 50 है, यानी t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपको 50 मिलेगी। तो p ऑफ 0 निकाल लो, तो p ऑफ 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 प्लस c, है ना, और p ऑफ 0 कितना है 50, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c यहां से निकाल सकते हो -50, है ना। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p ऑफ t कितना हो जाएगा 100 -50 इंटू ई टू द पावर t, है कि नहीं, ई टू द पावर -t से डिवाइड कर दिया। और हमें p ऑफ -ln2 चाहिए, है ना, तो p ऑफ -ln2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 -50 ई टू द पावर -ln2, है ना। और -ln2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 माइनस हाफ हो जाएगा, तो ये 50 आ जाएगा, 50/2, तो ये -25, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 75, है ना। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, बी ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, लेट S1 बी द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। हमारे पास इनइक्वालिटी है, कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर की इक्वल होनी चाहिए। और दूसरी चीज, दूसरा इक्वेशन है कॉट इनवर्स x का होल स्क्वायर -5 कॉट इनवर्स x प्लस 6 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, है ना। और हमें क्या निकालना है, S1 और S2 का इंटरसेक्शन निकालना है। तो यहाँ पे देखो, कॉस इनवर्स x क्या होता है, कॉस इनवर्स x एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में अगर कंपेयर करोगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x इज लेस देन एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स -1 ग्रेटर देन 0, है कि नहीं। यहाँ से क्या आ जाएगा, सॉरी, हाँ, ये चीज आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और दूसरी चीज, क्योंकि कॉस इनवर्स फंक्शन है, तो कॉस इनवर्स में x की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, -1 से 1 के बीच में लाई करती है। तो ये वाला कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखो क्या सोल्यूशन आ रहा है, ये 0 और ये 1 है,
तो ग्रेटर देन 0 है तो ये वाला आना चाहिए, और -1 से 1 के बीच में भी लाई करनी चाहिए, है ना। तो ये 1 है और यहाँ पे कहीं पे -1 है, तो इसके बीच में लाई करनी चाहिए। तो फाइनल जो आंसर होगा हमारा वो कौन सा सोल्यूशन होगा, ये वाला इंटरसेक्शन। तो इस वाले पार्ट से हमारा जो सोल्यूशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, -1 to 0। ठीक है, ये क्या होगा, -1 to 0। 0 पे इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, और -1 पे तो इक्वल टू का साइन है। तो पहले वाले से हमारा ये सोल्यूशन आ गया। दूसरा आते हैं कॉट इनवर्स पे। कॉट इनवर्स फंक्शन भी क्या होता है, कॉट इनवर्स इज ऑल्सो डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। कॉट इनवर्स एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, और इसका देखोगे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे अगर देखोगे तो इसका हमें फैक्टर दिख रहा है। कौन सा फैक्टर है ना। तो कॉट इनवर्स को अगर मैं टी ले लूं तो t² - 5t + 6 ग्रेटर देन 0, तो ये क्या हो जाएगा, t - 3 एंड t - 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या सोल्यूशन आ जाएगा, ये 2 और ये 3 है, हमारे पास ये सोल्यूशन आ चाहिए। तो t की वैल्यू <2 और t की वैल्यू <2 है कि नहीं। t हमने कॉट इनवर्स को एज्यूम किया है, तो कॉट इनवर्स x इज <2, और यहाँ से कॉट इनवर्स x इज <3, है ना। और यहाँ से क्योंकि कॉट डिक्रीजिंग फंक्शन है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट 2। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कॉट ऑफ 3। ठीक है, ये हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, ये दो सॉल्यूशन आ गया। अब हमें फाइनली करना क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, तो पहला वाला क्या बोल रहा है, कॉट 2 कहाँ पे होगा, कॉट 2 यहाँ पे होगा, क्योंकि वैल्यू अगर कम होगी अंदर में तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, फाइनल वैल्यू, है ना। तो कॉट 2 की वैल्यू ज्यादा होगी और कॉट 3 की वैल्यू कम होगी। तो हमसे ये बोल रहा है कि ये वैल्यू लेस देन है और ये वैल्यू ग्रेटर देन है। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। दूसरी वैल्यू -2 से 0 के बीच में। ठीक है, तो कॉट में -1 कहाँ पे हमें मिलता है, -1 मिलता है 3π/4 पे, यहाँ पे कहीं पे कॉट 3π/4 होगा। और 0 हमें कहाँ पे मिलता है, 0 हमें मिलता है 90 पे, है ना। तो कॉट π/2 यहाँ कहीं पे होगा। तो ये 0 है और ये -1 है, और हमसे ये पूछा है कि इसके बीच में लाई करनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर किसके बीच में लाई करेगा, दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा हो गया, ये वाला। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, कॉट 2 से लेके 0 तक, 0 को इंक्लूड नहीं करना है और कॉट 2 को हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, कॉट 2 to 0। तो कौन सा ऑप्शन आप मार्क कर पाओगे, यहाँ पे आप सी ऑप्शन इजिली मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये इनवर्स वाले क्वेश्चन यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे बस ये ध्यान देने वाली चीज है कि डिक्रीजिंग फंक्शन हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों डिक्रीजिंग फंक्शन था इसलिए साइन ये चेंज हो गया। ठीक है, तो आज के लिए, अभी के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो, उसको हम लोग आगे डिस्कशन करते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। चलो, बाय।